हेलो, क्वेश्चन करवाया था क्या? कौन सा? त्रिज्या वाला? चलो देख ले एक बार फिर से। थॉमसन के बाद में आता है कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड थे और इसके दो स्टूडेंट के नाम लिखवाए थे, याद है क्या? कौन थे? एक तो था रदरफोर्ड भाई साहब, रदरफोर्ड था क्या? दो उसके शिष्य थे, दो उसके क्या थे? एक का नाम क्या था? क्या था? हैंस ग्रीगर था क्या? और दूसरे का क्या नाम था? अर्नेस्ट मास्टे। क्या कर रहे थे पता है क्या? ये लोग क्या करने में लगे पता आपको? थॉमसन जब आया भाग के और थॉमसन ने बताया सबसे पहले कि भैया ये परमाणु है और इस परमाणु में ऐसे जैसे तरबूज में बीज होते हैं वैसे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बाकी हिस्से में परमाणु द्रव्यमान बिखरा हुआ है। तो ये रदरफोर्ड जो था और इसके दो ये शिष्य थे, ये लग गए थॉमसन की बात को गलत साबित करने में कि थॉमसन ने ये जो बात बताई है वो सही है या फिर गलत है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल ली। कौन सी फॉइल ली? गोल्ड फॉइल। सोने की पन्नी पर उसने अपना एक्सपेरिमेंट प्रोसीड किया। और ये जो गोल्ड फॉइल है, देख पा रहे हो क्या डायग्राम में? अरे डायग्राम देख पा रहे हो क्या? इस गोल्ड फॉइल की अगर अपन बात करें, यहाँ लिखा हुआ है थिन गोल्ड फॉइल। यहाँ कोई अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अल्फा कण क्या होते हैं बताओ? अगर अल्फा कणों की बात की जाती है तो कई बार आ गए अल्फा कण आपके सामने। 2 हीलियम 4, ये अल्फा कण थे। 2 हीलियम 4 थे क्या? हीलियम परमाणु का नाभिक होता है अल्फा कण। अल्फा कण की बौछारें करवाई सोने की पन्नी पर, हजारों लाखों की संख्या में अल्फा कण डाले। यहाँ अल्फा कणों का सोर्स है जहाँ से अल्फा कण भाग रहे, किधर? सोने की पन्नी पर। और पता है क्या हुआ? जैसे अल्फा कण सोने की पन्नी पर गिरे, उन्होंने क्या देखा? कुछ अल्फा कण इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ अल्फा कण ऐसे हो रहे हैं, कुछ अल्फा कण ऐसे हो रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात निकल के क्या आई पता है? उन्होंने क्या देखा? ये सपोज वो कोई परमाणु था और अल्फा कणों को जब सोने की पन्नी पर डाला तो पहला परिणाम उनके सामने क्या आया? अब देख लेना, पूछ रहे थे परिणाम करवाए कि नहीं थे कहीं, और देखने के बाद में ये बताना कि करवाए थे या नहीं करवाए थे। रिजल्ट की बात आती है तो पहला रिजल्ट क्या निकल के आया? बहुत सारे अल्फा कण भैया सीधे भाग गए, सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना सीधे भाग रहे। भागते हुए दिख रहे हैं क्या? आपको सिर्फ ऐसे फील करना है। बाकी एक्सपेरिमेंट जब करवाया गया था सोने की पन्नी पर तो ऐसा ही हुआ। जो बातें उन्होंने बताई थी उनको अपन फॉलो कर रहे हैं और उसको अपन फॉलो करके सीखेंगे कि ऐसा क्या सीन परमाणु के अंदर था, और उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। क्लियर है क्या? तो उस सिचुएशन में पहला परिणाम निकल के आया कि भैया बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल गए सोने की पन्नी से, कोई विक्षेपण नहीं हुआ, वो उन्होंने एंगल चेंज नहीं किया। थॉमसन ने क्या बोला था कि परमाणु अंदर से भरा पड़ा है ठूस ठूस के, परमाणु अंदर से भरा पड़ा है, अंदर से खाली नहीं है। ऐसा किसने बोला था? थॉमसन ने। उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन तो बीच बीच में पड़े हुए हैं, बाकी बिखरा हुआ है द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरे परमाणु में बिखरे हुए एक समान रूप से। अगर थॉमसन की बात सही होती तो ये अल्फा कण सीधे निकलते क्या? अगर परमाणु अंदर से खाली नहीं होता, ठूस ठूस के भरा होता जैसे थॉमसन ने बताया था, तो ये अल्फा कण सीधे नहीं जाते। तो पहला जो परिणाम था, मैक्सिमम जो अल्फा कण थे वो डायरेक्ट निकल गए बिना विक्षेपित हुए। इस परिणाम को देखकर क्या निष्कर्ष निकाला? जो पहला रिजल्ट था इसको देखकर क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु अंदर से खोखला होता है। परमाणु अंदर से क्या है? खाली पड़ा है। ठीक है। दूसरा रिजल्ट देखो क्या निकल के आया।
बहुत सारे जो अल्फा कण इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो क्या? ये जो डायग्राम आपके सामने दिख पा रहा है, इस डायग्राम में देखो बहुत सारे अल्फा कण सीधे जा रहे हैं ऐसे डायरेक्ट, कुछ अल्फा कण ऐसे कुछ एंगल पे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा उनके सामने जो एक्सपेरिमेंट था उसमें प्रोसीड हुआ कि कुछ एक अल्फा कण ऐसे थे भैया जो ऐसे डिफ्लेक्ट हुए कुछ कोण पे, ऐसे कुछ एक अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। हो जाते हैं ना कई बार, आपको कोई रास्ते में मिल जाता है तो आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो, कर लेते हैं ना। वैसे ही अल्फा कणों के साथ भी हुआ। पहले उनको कोई मिल नहीं रहा था तो वो जा रहे थे सीधे, वो डायरेक्ट सीधे जा रहे थे। बाद में ऐसा हुआ होगा उनको कोई ना कोई मिला परमाणु के अंदर, और परमाणु में जब उनको कोई मिल गया तो उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा अब रास्ता चेंज किया जाए, तो उन्होंने अपना मार्ग चेंज कर लिया, वो कुछ कोण पे विक्षेपित हुए। यानी ये अल्फा कण क्या हुए हैं, प्रतिकर्षित हुए हैं। ये अल्फा कण क्या हुए, प्रतिकर्षित। और देखो वो कहाँ से प्रतिकर्षित हुए वो अभी समझ में आएगा। तीसरा परिणाम तो आपको बताया था मैंने, बड़ा ही दिलचस्प परिणाम था वो। लगभग 20,000 अल्फा कणों में, कितने हजार अल्फा कणों में, 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण ऐसा आया भैया, वो जिस डायरेक्शन में गया था बीच में से उसी डायरेक्शन में जाके वापस लौट आया। ये लो भैया, यहां भिड़ा वो जाकर के जचा के, वो परमाणु यहां जाके जचा के भिड़ा बीच में। ऐसा उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में चेक कर पाया कि 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। उसका क्या हुआ बोलो? उसका हुआ पश्च प्रकीर्णन, बैक डिफ्लेक्शन हुआ उसका। और इस परिणाम के आधार पे उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच में ऐसा कोई हिस्सा पड़ा है जहां से इस अल्फा कण की टक्कर हुई है और वहीं सारा परमाणु का द्रव्यमान एक जगह पड़ा हुआ है। थॉमसन क्या बोल रहा था ना, ऐसा नहीं है, वो तो बोल रहा था कि बिखरा हुआ है परमाणु द्रव्यमान। लेकिन रदरफोर्ड के सामने एक रिजल्ट आया, उसके सामने क्या आया कि एक अल्फा कण एक ऐसी डायरेक्शन में गया था और वो परमाणु के बीच में से गया था और वापस टकरा के आ गया। इसके आधार पे उसने निष्कर्ष निकाला कि भैया यहां परमाणु का द्रव्यमान है और यही स्थिति थी जिससे वो अल्फा कण टकराया है और वापस आ गया टकरा करके। और इसको नाम दिया क्या बोलो? नाभिक। इसको क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। न्यूक्लियस बोला इसको, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और बोला अगर यहां परमाणु का द्रव्यमान एक जगह केंद्रित है, एक बीच के हिस्से में छोटा सा सूक्ष्म हिस्सा बोला, और आपको पता है कि सारे परमाणु का द्रव्यमान बिखरा न होकर के एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित है और उसको नाभिक आ गया, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि अगर परमाणु का द्रव्यमान एक जगह पड़ा हुआ है तो बताओ इसके अंदर कौन से कण होंगे? अरे परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो इस नाभिक में कौन से कणों की खोज होकर निकल आई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये बता दिया कि भैया नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। नाभिक के अंदर क्या पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि वो एक ऐसा हिस्सा था, सूक्ष्म हिस्सा, जिसमें सारा परमाणु का द्रव्यमान एक जगह पड़ा हुआ था। उसी से वो कण टकराया और उसी से टकराकर वापस आ गया। नाभिक की बात उसने निकाल दी। पहला परिणाम क्या था? सीधे निकल रहे थे। सीधे निकल रहे थे मतलब परमाणु खोखला है अंदर से, कुछ एक विक्षेपित हुए। इसका मतलब यहां जो धनावेशित हिस्सा था, आपको पता है प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? बोलो, बाद में कहोगे प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? पढ़ाया था क्या? मना कर सकते हो, अब तो कर भी मत दियो। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। अरे पता है क्या सबको? प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती है कौन? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? उदासीन। अभी पूछा था तो ये बता रही थी हरकत नहीं। न्यूट्रॉन पर किसी तरह का कोई आवेश
नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। थोड़ा सही लिख देता हूँ, हैंड राइटिंग मेरी बहुत बढ़िया थी वैसे। न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन। उदासीन का मतलब इस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होगा। अगर परमाणु के नाभिक में दो कण होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे आवेश धनावेश होता है और नाभिक पे किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है, तो बताओ इस परमाणु पे ओवरऑल आवेश कैसा होगा? यहां भरे हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे प्लस है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, तो बताओ इस नाभिक पर कैसा आवेश होगा? बोलो। अरे इस नाभिक पर कैसा आवेश होगा? धनावेश होगा। आया क्या समझ में? इस नाभिक पर कैसा आवेश होगा? पॉजिटिव आवेश। कहां से आया ये धनावेश? प्रोटॉन की वजह से। इसके अंदर दो ही कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे प्लस है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, तो ओवरऑल आवेश कैसा मिलेगा? प्लस का। तो परमाणु के नाभिक में जो धनावेश होता है वो किसकी प्रेजेंस से आता है? प्रोटॉन की प्रेजेंस से। वो ये बताता है कि नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित पाए जाते हैं। ये बातें निकल के सामने आई किसके? रदरफोर्ड के। और ये सारे परिणाम और निष्कर्ष निकालने के बाद में, कैमरे के सामने इतनी बड़ी बोतल से पी नहीं सकता, सारे बच्चे देखेंगे। 2 लीटर वाली बोतल से पानी पी रहा हूं, तो कैमरे के सामने तो पी नहीं सकता। 2 लीटर वाली बोतल से पानी पीने के बाद अब देखें उस सिचुएशन में क्या हुआ। ये परिणाम आए और परिणाम के बाद में कुछ निष्कर्ष निकाले उन्होंने। क्या क्या निष्कर्ष? खोखला है और यहाँ धनावेश है, इससे कण प्रतिकर्षित हुए, और परमाणु का नाभिक है जिसके अंदर प्रोटॉन और क्या पाए गए? न्यूट्रॉन। इतनी बातें उन लोगों ने रिप्रेजेंट की। किसने? रदरफोर्ड ने। थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि थॉमसन ऐसे बता के चला गया। वो तो क्या बता रहा था? ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं और बिखरे हुए हैं सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरे परमाणु के अंदर, बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नाभिक की खोजकर्ता की अगर बात की जाती है, पहला क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि नाभिक की खोज किसने की? बोलो। अरे नाभिक की खोजकर्ता की अगर बात की जाती है, नाभिक की खोज किसने की? बोलते क्यों नहीं हो? रदरफोर्ड भैया का नाम आएगा। भैया बोलो या अंकल बोलो रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने नाभिक की क्या कर दी? खोज। ठीक है। और ये सारी खोज करने के बाद में इन्होंने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। कौन सा मॉडल दिया इन्होंने? नाभिकीय मॉडल में सबसे पहले इन्होंने नाभिक की बात बताई और वो सामने निकल के आई क्या? नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल की बात की जाती है तो सबसे पहले बात की जाती है नाभिक की, कि सर नाभिक क्या चीज होता है। आपसे मैं पूछूं नाभिक किसे कहोगे, तो आप बताओगे कि परमाणु का समस्त जो धनावेश पॉजिटिव पार्ट जिसमें प्रोटॉन आते हैं, या समस्त द्रव्यमान जिसमें प्रोटॉन और क्या आते हैं? न्यूट्रॉन, वो एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित होते हैं, और उसको क्या नाम दिया इन्होंने? नाभिक। परमाणु का समस्त धनावेश यानी प्रोटॉन की वजह से आएगा, और पूरे परमाणु का द्रव्यमान किसकी वजह से आएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से। तो नाभिक किसे कहते हैं आपसे पूछें? ऐसा सूक्ष्म हिस्सा जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है परमाणु के बीच में, और उसको रदरफोर्ड ने क्या बोला? भैया ये क्या है? नाभिक है। लगे हाथ नाभिक की दूसरी बात इसने बता दी, नाभिक की त्रिज्या। बोलो नाभिक की त्रिज्या की बात की जाती है तो क्या बताओगे? अगर नाभिक की त्रिज्या की बात की जाती है तो क्या निकल के आएगा? बोलो, कल बता दिया था। नाभिक की त्रिज्या की अगर अपन बात करें, नाभिक की त्रिज्या की बात करें, किसके बराबर बताई थी? अरे ये तो याद होगी। नाभिक की त्रिज्या किसके बराबर होती है? 1 फर्मी। 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी के बराबर 10⁻⁻15 मीटर। आप सोच सकते हो कि कितना छोटा परमाणु है, कितना बड़ा है नाभिक। बहुत छोटा है, बहुत ही बड़ा है। अरे 10⁻15 बहुत ही छोटा पार्ट है। ये जैसे
क्रिकेट का ग्राउंड का होता ना पूरा कितना बड़ा होता है, और उसके सेंटर में एक बॉल रख दो बीच में, तो बॉल न के बराबर है एक तरह से। वैसे ही परमाणु के सेंटर में एक न के बराबर हिस्सा है 10⁻⁻15 मीटर। देख सकते हो कितना सूक्ष्म भाग। इसको रदरफोर्ड ने क्या बोला, ये नाभिक है। नाभिक की सेंटीमीटर की अगर अपन बात करें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कई बार सेंटीमीटर में पूछ लेता, क्वेश्चन करवाया था ना आपको, और वही आया हुआ एग्जाम में, और आप तो टिक करके आओगे 10⁻⁻15 पे। मीटर, सेंटीमीटर, फर्मी, फार्मी, इनसे अपने को कोई मतलब है नहीं है। अगर फर्मी में ऑप्शन में तो फर्मी पे टिक करना है, मीटर में तो इतने मीटर पे टिक करना है, सेंटीमीटर में होगा तो कैसे चेक करेंगे? 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻⁻15 मीटर था, वो था क्या? अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाह रहे हो तो 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करने का मतलब 10⁻2 से कर दें। 100 का मतलब क्या होता है? 10⁻2। तो बताओ कितना निकल के आएगा? ये -15 और ये +2, 10⁻13 सेंटीमीटर। अरे आया क्या समझ में? सेंटीमीटर में अगर पूछे नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है तो 10⁻13 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर? चलो ये पहली बात नाभिक के मॉडल में। दूसरी बात देखना, दूसरी बात की अगर अपन चर्चा करें तो सेकंड जो केस आपके सामने है वो आ रहा है कौन सा? देखें इन्होंने क्या बोला, परमाणु की त्रिज्या। वाह सर, अपने आप को ही वाह बोल रहे हो, सोच रहे होंगे ऐसे मन मन में। चलो वाह नहीं है, परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम। चल बोलो हितेश, रेडियस ऑफ एटम। परमाणु की त्रिज्या कैसे बताओगे? बोलते जाओ, सुन लूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परमाणु की त्रिज्या बताओ। यस, 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम। अब दिक्कत आ गई वापस 1 एंगस्ट्रम में। अगर एंगस्ट्रम में है तो 1 एंगस्ट्रम पे टिक करना है। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? सर क्या कर लिया, आप पे पूछूंगा, आप पे ही बताऊंगा। अरे 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। तो आपसे पूछे कि सर परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। बोल सकते हो क्या 1 एंगस्ट्रम? अरे यस कि नो? बता दो सेंटीमीटर में कितना आंसर आएगा? चेक कर लो। 10⁻⁻10 ये मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻2 से क्या कर दो? गुणा कर दो। कितना बचेगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये बात भी ध्यान रखनी है। तो परमाणु की त्रिज्या की बात की जाती है तो परमाणु एंगस्ट्रम कोटि का होता है। एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में आपसे पूछा जाए तो कितना सेंटीमीटर होगा? 10⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या परमाणु की त्रिज्या? अब आपसे ये पूछूं कि परमाणु बड़ा है या नाभिक बड़ा है? दोनों त्रिज्याएं आपके सामने आ गई। परमाणु बड़ा होगा या फिर नाभिक बड़ा होगा? बोलो। ये बोल रहे नाभिक बड़ा है, इसका मतलब नाभिक तो बाहर है, परमाणु नाभिक के अंदर है। अरे पागलो, परमाणु के अंदर नाभिक है, परमाणु के अंदर ही तो नाभिक है। अरे ये था आपका परमाणु, और ये परमाणु के अंदर नाभिक था। ये था क्या नाभिक? अरे ये था क्या? नाभिक की त्रिज्या थी 10⁻15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10⁻10 मीटर। -15 का मतलब बहुत छोटा है, -10 का मतलब थोड़ा उससे क्या है? बड़ा है। क्लियर है? तो परमाणु जो होता है वो बड़ा होता है, नाभिक उसके अंदर होता है। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। इतनी स्थिति क्लियर हो गई क्या? आप देखना नेक्स्ट उसने क्या बताया, ध्यान से सुनते जाना। नेक्स्ट बात क्या निकल के आई? नेक्स्ट उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला नाभिक के मॉडल में कि भैया ये परमाणु का जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इसके चारों ओर वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? जैसे आप किसी को टारगेट कर लेते हो कई बार,
तो एक दो बार उसके चक्कर काट देना आसपास। इन्होंने क्या बोला, ये जो परमाणु का नाभिक है और इस पर धनावेश है, इस पर क्या है, धनावेश, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में चक्कर लगा रहे हैं। वर्ताकार पथों का मतलब ऐसे पूरी कक्षाएं, और इन वर्ताकार पथों को उन्होंने क्या नाम दिया, कक्षा। आप इनको ऑर्बिट बोल सकते हो, सेल भी बोल सकते हैं इनको। ये जो वर्ताकार पथ है जो नाभिक के चारों ओर मिले, उनको नाभिक के चारों ओर, और बोला इन वर्ताकार पथों को कक्षा बोलेंगे। और ये रहे इलेक्ट्रॉन जो इन कक्षाओं में क्या काट रहे हैं, चक्कर। इन कक्षाओं में क्या काट रहे हैं, चक्कर। तो ये सीन उनके सामने निकल के आया। क्या निकल के आया, ये परमाणु का नाभिक, और ये सपोज पहली कक्षा, ये कोई दूसरी कक्षा, और ये कोई तीसरी कक्षा। ऐसे वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सुनते जाएं सारी बातें बाद में, तभी आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। नाभिक पे धनावेश है, इसके चारों ओर वर्ताकार पथ हैं, इनको क्या बोला इन्होंने, बोलो कक्षा। भैया ये कक्षा है, और इनके अंदर क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऐसा उनके सामने निकल के आया। इतनी बातें क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मजे की बात क्या थी पता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, और नाभिक पे कैसा आवेश होता है, धनावेश। दोनों में आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। सोच लो एक बार ध्यान से, यहां प्लस का आवेश है और यहां माइनस का आवेश है, इन दोनों में कोई बल लगेगा क्या, सोच के बताओ जल्दी से। और यहां कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, आकर्षण। वाह, वेरी गुड। अब आपसे पूछे कि आपको 2 साल केमिस्ट्री किसने पढ़ाया, सबसे पहले मेरा नाम बताओगा तो कन्फर्म मेरा मैं। चलो अभी तो 2 लीटर की बोतल सामने आएगी। प्रतिकर्षण आपकी गलती नहीं है इसमें, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी बिल्कुल भी गलती इसमें नहीं है। वेरी गुड। देखना, समान आवेशों के बीच में क्या लगेगा, समान आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा, बोलो। समान का मतलब सामान नहीं है, सम्मान। कहीं ऐसा सोचो, सामान। समान आवेश का मतलब या तो प्लस प्लस के बीच में हो सकता है या माइनस माइनस के बीच में हो सकता है। प्लस प्लस का मतलब नाभिक नाभिक के बीच में, माइनस माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। छोटे बच्चे होते हैं उनको भी पता है शायद ये बातें। विपरीत आवेशों के बीच में, किसमें, जो विपरीत आवेश हैं, विपरीत का मतलब असमान, विपरीत आवेशों के बीच की अगर बात की जाती है, विपरीत आवेश का मतलब प्लस और माइनस, इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, बोलो, आकर्षण बल होगा। यहां कौन सा बल लगेगा, अब तो याद कर लोगे हमेशा के लिए, हैं, यह बस की बात नहीं है। अब सुनना, ये परमाणु का नाभिक है भैया, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल। ये बात मजे की थी। और इस आकर्षण बल का नाम इन्होंने क्या दिया पता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। बॉल ही बॉल बचा अभी तो, गिर जाए तो ठन। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल।
कैसे नहीं बच्चे, कितने तो और कैसे बचेंगे। कौन कह रहा है बाल नहीं बचे हैं? ऐसे तो अभी किसी के है भी नहीं, है क्या? इनका कोई उठाव नहीं है। देखो, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। और इस आकर्षण बल का क्या नाम पड़ा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो ये बात काम आएगी आगे। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। क्यों? नाभिक पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? ऋणावेश। ये सारी बातें इन्होंने नाभिक के मॉडल में निकाल दी कि भैया ये नाभिक है, इस पे प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल था। रदरफोर्ड का क्या था? नाभिकीय मॉडल। अब थोड़ी सी बात की जाए इस मॉडल के फेल होने की। ये मॉडल भी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा। अब कई बार आप ये सोचोगे थॉमसन क्यों आया, फिर रदरफोर्ड क्यों आया, सारे फेल होते जा रहे हैं। तो इससे क्या पूछा गया पता है? सारी बातें ये सही सही बता रहे हैं कि नाभिक था, नाभिक की खोज इसने की। नाभिक में क्या पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन की वजह से नाभिक पे कैसा आवेश आएगा? धनावेश। अब ये क्या नहीं बता पाया? इसने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति कर रहे हैं और उन पे माइनस है और यहाँ दोनों के बीच में एक बल लग रहा है और वो बल कौन सा है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। बात की जाती है इस मॉडल की फेल होने की, कमी की। अब ये जो मॉडल था वो फेल हो गया, उसका कारण क्या रहा होगा, पीछे क्या रहा होगा? इतने सारा एक्सपेरिमेंट चला कितने सालों तक और इतनी सारी बातें निकल के आई परमाणु के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बहुत सारी बातें सही सी निकल के आ गई। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है परमाणु के अंदर, यही परमाणु का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इससे पूछा गया भैया रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन जब इन कक्षाओं में ऐसे घूम रहे हैं वर्ताकार पथों में, जैसे अपन घूमते किसी के चारों ओर, तो घूमते घूमते थकेंगे ना? कभी तो नहीं थकोगे? या ऊर्जा मिलती रहेगी आपको? सपोज ऊर्जा मिल रही थी तब तो घूम रहे थे। हाँ ठीक है सर, कोई ऊर्जा आ रही थी वहां से, कोई किरणें निकल रही थी उस घर के चारों ओर से और हम उसको टारगेट बना के घूम रहे थे। लेकिन ऊर्जा नहीं मिले तो बेफालतू में कितने दिन घूमोगे? एक दिन ऐसा आएगा या तो गद्दीड़ खा के बैठ जाओगे या फिर घूमना बंद कर दोगे। यही हुआ। रदरफोर्ड से पूछा कि भैया रदरफोर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इन कक्षाओं में तो घूमते घूमते इनकी ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। और अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आ गई तो वो घूमता घूमता परमाणु के नाभिक में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? परमाणु के नाभिक में। अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में आ गया तो परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा। तो सबसे मेजर इसकी कमी थी कि परमाणु का स्थायित्व। इससे पूछा गया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये बात बेचारे रदरफोर्ड को समझ में नहीं आई। परमाणु का स्थायित्व ये नहीं बता पाया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की अगर अपन बात करें तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। परमाणु का स्थायित्व इसको समझ में नहीं आया। स्थायित्व का मतलब, इससे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, ये बात रदरफोर्ड बोल रहा है, और घूमते घूमते अगर वो नाभिक में आ गए उनकी ऊर्जा में तो कमी आएगी आएगी। ये बात इसको समझ में नहीं आई। सोच रहा था बेचारा कि यार इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में आ जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी। रदरफोर्ड को ये समझ में नहीं आया। और इसकी बात अगर माने कि घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो घूमते घूमते कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा में कमी आएगी और वो नाभिक में आ जाएंगे, क्योंकि नाभिक उनको खींच भी रहा अपनी ओर, आकर्षण लग रहा ना, प्लस है और यहाँ माइनस है, आकर्षण नाभिक की ओर लग रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गए तो परमाणु डिस्ट्रॉय हो जाएगा, परमाणु की स्टेबिलिटी नहीं होगी। बाद में आते हैं रदरफोर्ड के बाद में नील्स बोर। कौन आते हैं? नील्स बोर। वो बताएगा सारी बातें और सारी बातें क्लियर कर देगा कि परमाणु कैसे घूम रहा है, क्यों नहीं आता है नाभिक के अंदर, और उसकी स्टेबिलिटी कैसे बनी रहती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और देखते रहिए यूं ही मज़ेदार एनपीसी की क्लासेस। थैंक यू।